नमस्कार मित्रों, कणाद अकेडमी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आपके योग के प्रश्न पत्र में लगभग 10 प्रश्न हैं जो कथन और कारण से संबंधित होते हैं और अधिकांश विद्यार्थी हैं जो इन प्रश्नों को ठीक नहीं कर पाते हैं। इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं और हमें पता है कि एक एक प्रश्न का गलत होना हमारा जो लक्ष्य है नेट जेआरएफ की प्राप्ति का उसमें बाधक है। तो हमें प्रयास करना है कि हम अधिक से अधिक प्रश्नों को ठीक कर सकें और ऐसा मेरा मानना है कि यदि हम सही से अभ्यास करते हैं तो कथन कारण के क्वेश्चनों को भी 90 या 95% ठीक कर सकते हैं। तो मेरा जो अपना अनुभव है, जिस प्रकार से मैंने उनकी प्रकृति को समझा है, तो मुझे लगता है कि वो सरल है, उनको किया जा सकता है। बस एक अभ्यास की कमी है और समझ की कमी है। तो जो समझ मेरी बनी है उन प्रश्नों के संदर्भ में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो चुके हैं योग के, उनके सभी जो कथन कारण के क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपके सामने रखूँगा, उन पर चर्चा भी करूँगा और उसमें आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे आप इनको ठीक कर सकते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पूरी सीरीज़ को भी सुनिएगा। और मैं केवल इन्हीं प्रश्नों के बारे में ही चर्चा नहीं करूँगा, आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न आ चुके हैं, जितने भी प्रश्न पत्र आपके हो चुके हैं, उन सब के बारे में भी अलग अलग वीडियोज़ में चर्चा की जाएगी। शायद उससे आपको काफ़ी हेल्प मिले आपकी तैयारी के संदर्भ में और आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो सके। तो विषय प्रारंभ करने से पहले एक सूचना भी मैं आपको देना चाहता हूँ कि कणाद अकेडमी में कोचिंग में जो मैटर आपको पढ़ाया जाता है, तो उन्हीं मैटर को लेके एक पुस्तक प्रकाशित की आपकी योग सिद्धांत संग्रह के नाम से। तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। जिसमें योग की 10 यूनिट से संबंधित मैटर दिया गया है, तो आपकी तैयारी में काफ़ी लाभदायक हो सकती है। और कणाद अकेडमी की एप्लीकेशन भी है आपकी, उस एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं विषय प्रारंभ करता हूँ, एक सूचना मात्र थी जो मैंने आपको दी। तो ये आपका जनवरी 2017 का पेपर है आपका। आपको पता है कि पहले जो पेपर होते थे आपके, उसमें 3 पेपर होते थे। तो 3 पेपरों में एक पेपर आपका कॉमन होता था और 2 आपके सब्जेक्ट के होते थे। तो ये जो पेपर है आपका, ये सेकंड पेपर है जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। एक आपका थर्ड पेपर भी आएगा जिसमें 75 क्वेश्चंस हैं। तो अभी हम केवल जो कथन कारण के क्वेश्चंस हैं उन पर फोकस करेंगे, तो आपको अच्छे से उनको समझना है। तो यहाँ पे इन्होंने कथन दिया है कि प्रस्थान त्रयी मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। तो कथन कारण के क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि 2 पंक्तियाँ जो दी गई है, एक पंक्ति तो आपकी ये हो गई कि प्रस्थान त्रयी मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है, और दूसरी आपकी होगी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता इत्यादि इत्यादि। तो आपको ये देखना कि स्वतंत्र रूप से ये दोनों पंक्तियाँ आपकी ठीक है या नहीं है। यदि मान लीजिए कोई एक भी पंक्ति आपकी गलत है, चाहे वो कथन की हो या कारण की हो, तो आपका उत्तर बिल्कुल सरल हो जाता है। ये जो आपके 2 उत्तर दिए गए हैं, ये तो ए सही है आर गलत है, ये ठीक हो सकता है, या ए गलत है आर सही है, ये ठीक हो सकता है। तो उस स्थिति में जब दोनों पंक्तियों में से कोई एक पंक्ति गलत है, उस स्थिति में आपको कारणत्व को देखने की आवश्यकता नहीं है कि इसका कारण है या नहीं है। कारण को देखने की जो बात आपकी आती है वो तभी आती है जब दोनों पंक्तियां आपकी स्वतंत्र रूप से ठीक हो। तो अगर यदि आपके 10 प्रश्न आते हैं तो हो सकता है उसमें कई प्रश्न आपके इसी प्रकार के हो कि उनमें से कोई एक पंक्ति गलत है। तो एक गलत है तो आपको सही बहुत आराम से ही आपको उत्तर मिल जाएगा। वहाँ पे कारण को आपको देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि उसका कारण है तो क्यों है। तो पहला पार्ट तो ये हो गया, ये आपको देखना है। दूसरा पार्ट आपको जो देखना है कि जब दोनों ठीक हो गए हैं, तो ठीक होने के बाद में फिर हम देखेंगे कि दूसरी जो पंक्ति है, पहली पंक्ति आपकी कथन रूप में है कि ये बात है, ये बात क्यों है, उसके कारण के रूप में आपकी दूसरी पंक्ति दी हुई रहती है। तो वो कारण कैसे बनता है, ज़्यादा जो परेशानी है विद्यार्थियों की वही है कि हमें लगता है कि वो कारण बन रहा है, कई बार नहीं बनता, और कई बार हमें लगता है कि नहीं बन रहा है, वहाँ पे वो कारण बना देते हैं।
तो इन्हीं सभी विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। आपको ध्यानपूर्वक विषय को हृदयंगम करना है और सारे ही प्रश्नों को देखना है, जितने मैं कराऊंगा आपको कई वीडियोज़ में। यदि आप सारों को अच्छे से समझ लेंगे तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी प्रश्न आपका शायद ही गलत हो। यदि विषय की पकड़ आपको है कि कारण वाला जो पार्ट है उतना मात्र मैं आपको फोकस करूँगा। तो पहली पंक्ति आपकी है कि हम देखते स्वतंत्र ठीक है या नहीं है। तो प्रस्थान त्रयी मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है, बिल्कुल सही बात है। प्रस्थान त्रयी में आपकी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, ये 3 पार्ट आते हैं और तीनों का लक्ष्य है कि मोक्ष की प्राप्ति कराना। तर्क वाली पंक्ति भी हम देखते हैं कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता वेदांत दर्शन के ज्ञान के 3 प्रामाणिक मुख्य स्रोत हैं। ये पंक्ति भी आपकी स्वतंत्र रूप से ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों ज्ञान प्राप्त कराते हैं। अब हमारा जो मुख्य विषय है, क्या दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति का कारण है या नहीं है। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपको जो बता रहा हूँ कि वो कारण है, तो इसको किस प्रकार से देखा जाता है। इसको 2 स्थिति में आपको देखना है। 2 स्थिति में पहला पार्ट आपका कि जो कारणत्व है वो कैसे देखा जाएगा। इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपका कि वो क्यों है, कि अगली जो पंक्ति है वो क्यों का उत्तर देते हुए आपको मिलेगी। दूसरा पार्ट है कैसे है, या तो वो क्यों का उत्तर देगी आपको दूसरी पंक्ति, या वो दूसरी पंक्ति आपको कैसे का उत्तर देगी। यदि इन 2 में से किसी एक भी बात को वो स्पष्ट कर रही है तो वो कारण है, ये आप कह सकते हो। तो लगभग सभी क्वेश्चन में आपको ये पार्ट आपको देखने को मिलेगा। कोई रेयर ही क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जहाँ पे ये सिद्धांत आपका ना लगे। मैंने चिंतन करके देखा, जितना मैं समझ पाया हूँ, कोई अगर ऐसा पार्ट होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी आप यही मान के चलें कि कारणत्व के लिए हमें 2 प्रश्नों पे ध्यान देना है। या तो जो तर्क वाली पंक्ति है वो क्यों का उत्तर देगी या कैसे का उत्तर देगी। यदि वो क्या का उत्तर दे रही है कि ऊपर जो कथन कहा गया था वो कथन क्या है, तो क्या के उत्तर में आप देखेंगे कि कारणत्व नहीं बनेगा, या फिर स्वतंत्र ही कोई नई बात कही जा रही है जो पहली पंक्ति से संबंधित नहीं है, तब भी कारण नहीं बनेगा। तो ये कुछ सिद्धांत है आपको, तो क्यों और कैसे पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी अभ्यास करते करते ही आपकी समझ बनेगी, देखिएगा। तो पहली पंक्ति में इन्होंने कहा था कि प्रस्थान त्रयी मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। कि कैसे दिखाती है, यहाँ पे क्यों का उत्तर नहीं है, यहाँ पे उत्तर किस चीज़ का कैसे दिखाती है। तो कहा कि ये जो तीनों ग्रंथ हैं ये वेदांत दर्शन के ज्ञान के प्रामाणिक स्रोत हैं। तो इन तीनों से आपको प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त होगा। प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त होने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसमें क्योंकि एक सिद्धांत आपका दर्शनों में चलता है, ज्ञानात् मुक्ति, कि ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है, और वो ज्ञान भी कैसा होना चाहिए, प्रामाणिक ज्ञान होना चाहिए। तो जब इन्होंने कहा कि ये तीनों मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है, तो कैसे दिखाती है, क्योंकि तो ये तीनों के तीनों प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कराते हैं। अब मैं पंक्ति बोलता हूँ, चूंकि ये तीनों ग्रंथ प्रामाणिक ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, तो उस प्रामाणिक ज्ञान के आधार पर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों संबंधित हो गई कि पहली पंक्ति जो कही गई थी उस पंक्ति का ही यहाँ पर आपका कारणत्व पार्ट बताया जा रहा है। तो मुझे लगता है शायद आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो जो भी प्रश्न मैं आपके सामने रखूँगा, यदि कोई भी प्रश्न आपको नहीं स्पष्ट हो कि ये कारण बना है या नहीं बना है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा व्याख्या भी नहीं करूँगा, नहीं तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। तो मैं सीमित शब्दों में पंक्ति बोलूँगा, उसमें आपका विषय आ जाएगा। यदि एक बार में आपको स्पष्ट ना हो तो उसको आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें कहा कि ये मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है प्रस्थान त्रयी, तीनों ग्रंथ। क्यों है, क्योंकि इन तीनों से, या कैसे हैं, दोनों पार्ट आप जोड़ सकते हैं इसमें, कि तीनों से आपको प्रामाणिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस प्रामाणिक ज्ञान से फिर आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये पार्ट आप इसमें समझ सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बनेगा 1 कि ए और आर दोनों सही भी हैं, और जो रीज़न आपका दिया गया है तर्क, वो सही व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मनुष्यों का स्वास्थ्य बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। कि जो स्वास्थ्य है आपका मनुष्य का, उसमें बहुत सारे डायमेंशंस, बहुत सारे आयाम होते हैं, ऐसा इन्होंने कथन कहा। ये कथन स्वतंत्र देखा, ठीक है, बिल्कुल बहुत सारे डायमेंशन होते हैं उसके। तर्क वाली पंक्ति भी हम देखें कि स्वास्थ्य केवल बीमारी या अशक्तता की अनुपस्थिति ही नहीं, मतलब स्वास्थ्य इतना ही अभिप्राय नहीं है कि हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें कोई अशक्तता या असामर्थ्य नहीं है, इतना मात्र ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक
और सामाजिक सुख की अवस्था है। इसमें शारीरिक स्वस्थ अवस्था भी होनी चाहिए सुख की, मानसिक भी होनी चाहिए और सामाजिक भी होनी चाहिए। तो ये भी स्वतंत्र रूप से आपकी पंक्ति ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखना है कि दूसरी पंक्ति उसका कारण है या नहीं है। तो पहली पंक्ति में इन्होंने दो चीज़ों में, दो वेरिएबल्स में, चरों में संबंध किया कि मनुष्यों का स्वास्थ्य एक वेरिएबल हो गया आपका। उसके बारे में क्या कहा कि वो बहुआयामी होता है। कि कैसे होता बहुआयामी, तो कैसे का उत्तर इन्होंने दिया कि उसमें केवल शारीरिक ही पार्ट नहीं आता, उसमें शारीरिक के साथ में मानसिक और सामाजिक सुख की स्थिति भी आती है। केवल बीमारी ना होना या असामर्थ्य का होना ना होना ही ये पार्ट नहीं, उसमें सुख भी होना चाहिए। वो सुख शारीरिक हो, मानसिक और सामाजिक हो। तो ये बहुआयामी पार्ट को ही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो पंक्ति बोलता हूँ मैं धीरे से कि मनुष्य का स्वास्थ्य बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। कैसे है मल्टी डायमेंशनल? क्योंकि उसमें आपके शारीरिक सुख भी आता है, मानसिक सुख भी आता है और सामाजिक सुख भी आता है। इस कारण से मनुष्य का स्वास्थ्य आपका मल्टी डायमेंशनल है। तो यहाँ पर कैसे का उत्तर इन्होंने मुख्य रूप से दिया है कि वो कैसे है। तो यहाँ पर भी आपके ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पश्चिमोत्तानासन गृध्रसी में निषिद्ध है। तो गृध्रसी साइटिका पेन को बोलते हैं, जो कि आपके नीचे वाले जो डिस्क है लंबर वाली, उनसे संबंधित है। तो ये पार्ट आपका सही है बिल्कुल, क्योंकि जो भी आगे झुकने वाले आसन, उसी बात को आगे लिख भी दिया इन्होंने, चलो फिर भी आप मान लीजिए, समझ लीजिएगा कि जो भी आगे झुकने वाले आसन हैं वो आपकी लंबर में जो प्रॉब्लम हो, चाहे आपको स्लिप डिस्क हो, चाहे गृध्रसी साइटिका पेन हो, उन सब में निषिद्ध किए जाते हैं। तो इसी हिसाब से हम देखें तो पश्चिमोत्तानासन के लोगों ने कहा कि वो गृध्रसी में निषिद्ध है। तो ये कथन सही है। ये क्यों सही है उसका कारण उन्होंने दिया कि पश्चिमोत्तानासन आगे की ओर झुकने वाले आसनों का एक प्रकार है। पहले पश्चिमोत्तानासन को डिफाइन कर दिया कि क्या है, वो आगे के झुकने वाला आसन है। फिर कहा गृध्रसी में आगे झुकने वाले सभी प्रकार के आसन निषिद्ध होने चाहिए। तो जो साइटिका पेन है उसमें कोई भी आसन ऐसा जो आगे की ओर झुक रहा हो, आगे का झुकने वाला पार्ट उसमें हो, तो वो नहीं करना चाहिए। तो पश्चिमोत्तानासन ही नहीं, जितने भी आसन हैं जो आगे झुकने वाले हैं, इस तरह के प्रश्न भी आगे घुमा फिरा के पूछेंगे आपसे। और आगे ध्यान रखना आपको कि जो भी आपके लंबर की प्रॉब्लम है उसमें आगे झुकने वाली सभी क्रियाएं आपकी निषिद्ध की जाती हैं। अब हम कथन कारण को जोड़ने का प्रयास करें कि पश्चिमोत्तानासन साइटिका में निषिद्ध है, क्यों निषिद्ध है या कैसे निषिद्ध है, उसका उत्तर उन्होंने दिया कि जो भी साइटिका इत्यादि पेन है उसमें आगे झुकने वाले जो आसन हैं उनसे नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनको निषिद्ध किया गया है। तो निषिद्ध किया गया है तो पश्चिमोत्तानासन भी चूंकि आगे झुकने वाला आसन है, इसलिए वो आसन भी आपका गृध्रसी में निषिद्ध है। तो जो आपका लॉजिकल रीजनिंग में जैसे कथन कारण हम जोड़ते हैं उसी प्रकार का, चूंकि गृध्रसी में सभी आगे की ओर झुकने वाले आसनों को निषिद्ध किया गया है और पश्चिमोत्तानासन भी आगे झुकने वाला आसन है, इसलिए वो भी गृध्रसी में निषिद्ध है। इस प्रकार से बिल्कुल सही सही कथन कारण आपका बन रहा है। तो यहाँ पर भी आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक बनेगा। अगला देखिएगा कि शवासन और ध्यान का अभ्यास व्यक्ति की स्मरण शक्ति में सुधार लाते हैं। एक इन्होंने कथन किया, प्रतिज्ञा कर दी इन्होंने कि जो शवासन करते हैं या ध्यान करते हैं तो वो हमारी स्मरण शक्ति में सुधार लाते हैं, इंप्रूव करते हैं उसको। चलिए ठीक हो सकता है ये कथन आपका, इसमें कोई गलत बात नहीं लग रही हमें। तर्क देखते हैं, तर्क क्या है कि स्मरण शक्ति सूचना की संकेतन, एनकोडिंग, संचय मतलब स्टोरेज और पुनः प्राप्ति मतलब रिट्रीवल। मेमोरी के 3 आपके स्तर होते हैं, आपने पढ़े होंगे आपकी साइकोलॉजी के अंदर, कई बार प्रश्न इनसे आपके आते रहते हैं। तो ये स्मरण जो मेमोरी आपकी चलती है वो ये 3 स्तर पे काम करती है, एनकोडिंग पर, स्टोरेज पर और रिट्रीवल पर। संकेतन किया, संचय किया, पुनः प्राप्ति किया। तो पहले स्मरण शक्ति है क्या, उस प्रक्रिया को इन्होंने बता दिया, डिफाइन कर दिया। अब अगली पंक्ति में कहते हैं कि योग के विश्रामदायक अभ्यास स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए मस्तिष्क के इन प्रकारों में सुधार लाते हैं। तो जो भी योग के विश्राम मतलब ऐसे योग जो भी आपको विश्राम प्राप्त करा रहे हैं, ऐसे जितने भी अभ्यास हैं वो स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए मस्तिष्क के इन कार्यों में, कौन कौन से कार्य, 3 जो कार्य थे आपके, संकेतन, संचय और पुनः प्राप्ति। तो जब जो मेमोरी है आपकी, वो मेमोरी किस पे डिपेंड करती है, इन 3 पे डिपेंड करती है, संकेतन पे, संचय पे, पुनः प्राप्ति पे। अब चूंकि जितने भी विश्रामदायक अभ्यास है
वे अभ्यास इन तीनों कार्यों को इम्प्रूव करते हैं। जब ये कार्य इम्प्रूव हो रहे हैं तो इन कार्यों का इम्प्रूव होना ही स्मरण शक्ति का सुधार है। तो पार्ट आपका पूरा कारण के रूप में जुड़ गया, क्योंकि पहली पंक्ति में क्या कहा था, स्मरण शक्ति में सुधार लाना। कौन से, जो भी शवासन या ध्यान वाले विश्रामदायक चीजें हैं, इनके अलावा और भी विश्राम आ सकते हैं आपके, इन्होंने दो यहाँ पे उदाहरण के रूप में रखे हैं। तो अब इन्होंने उत्तर क्या दिया, कैसे करते हैं कि जितने भी विश्राम हैं, विश्राम वाले अभ्यास हैं, वो इन स्मरण की जो प्रक्रिया है इसमें सुधार लाते हैं। इन प्रक्रियाओं में सुधार आएगा तो स्मरण शक्ति में भी सुधार आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों सही भी हैं, और जो आर कथन है आपका वो पहले वाले की सही व्याख्या भी करता है। फिर भी आपको कोई अस्पष्टता हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे बता सकते हैं, तो आगे आने वाली वीडियो में उसकी दोबारा चर्चा करूंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल पार्ट है, इसमें इतने ही थे। अब अगला पेपर देखते हैं हम। ये आपका है जनवरी 2017 का ही, ये तीसरा पेपर है। जैसे पहले वाला जो हमने किया था वो दूसरा पेपर था जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, ये 75 क्वेश्चन वाला था, इसमें आपका इसलिए तीसरा पेपर है। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें। हाँ, तो इन्होंने कहा कि आसन के अभ्यास का मूल उद्देश्य द्वंद्वों पर काबू पाना है। बिल्कुल सही है। योग दर्शन का आपका सीधा सीधा पार्ट आपका कि आसन के सिद्ध होने पर क्या होता है, ततो द्वंद्वान अभिघातः, कि आसन के सिद्ध होने पर जो द्वंद्व है आपके वो आपको पीड़ित नहीं करते। तो आप देखेंगे कि जो कथन कारण के क्वेश्चंस आते हैं उनमें शास्त्रों की ही पंक्तियां आपकी थोड़ी घुमा फिरा के लिख दी जाती है। तो योग दर्शन का जो सूत्र था उसका ही अनुवाद लिखा है इन्होंने कि आसन का अभ्यास का जो मूल उद्देश्य क्या है, जितने भी द्वंद्व हैं, पेयर्स हैं, सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि, उन पर नियंत्रण पाना। ये पार्ट हो गया आपका। तर्क दिया कि आसनों के अभ्यास केवल बीमारी की रोकथाम और स्वस्थ रहने के लिए किए जाते हैं। अब हमें देखना कि दूसरी जो पंक्ति है क्या स्वतंत्र रूप से ठीक है। अब इसमें उन्होंने कहा कि अगर ये केवल वर्ड ना लिखते, ये लिखते कि आसन का जो अभ्यास है बीमारी की रोकथाम और स्वस्थ रहने के लिए भी किया जाता है, अगर यहाँ पे केवल के स्थान पे भी लिख देते तो ये पंक्ति आपकी ठीक होती। इन्होंने केवल लिखा है, तो केवल से अभिप्राय क्या हो गया कि जो आसन है वो स्वस्थ रहने के अलावा, बीमारी की रोकथाम या फिट जो हम रहते हैं हम, उसके अलावा कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है। आसन जो है वो मानसिक, क्योंकि जितने भी यौगिक अभ्यास होते हैं उनका स्वरूप मनोकायिक होता है, वो मन पे भी प्रभाव डालते हैं, वो शरीर भी प्रभाव डालते हैं, और केवल बीमारी की रोकथाम नहीं करते, शरीर को स्वस्थ बने रहने में भी लाभ करते हैं। और जो ऊपर पार्ट बताया गया था आपका कथन का कि जो द्वंद्व हैं, सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि जितने भी आपके द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों को पर भी काबू प्राप्त कराते हैं। तो ये सब इतने सारे लाभ होने पर भी जब आसन का इतना ही मात्र लाभ लिखा कि बीमारी की रोकथाम करेंगे और हमें फिट रहने में सहयोग करते हैं, तो इसलिए ये पंक्ति आपकी गलत हो जाती है। जब गलत हो गई अब हमें कारण देखने की आवश्यकता नहीं है, तो हम सीधा यही कहेंगे ये 3 ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, ए सही है, आर गलत है। अगर दोनों सही होते तब हमें कारण वहाँ पे देखना होता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर अति में आपकी पंक्तियाँ आती हैं, केवल है या ही है या कुछ ऐसा अतिशयोक्ति रूप में कोई चीज़ कही गई है, तो आप 99% मान के रखिएगा कि उसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, वो कि पंक्ति गलत होगी। यहाँ पे जो केवल लिखा है, तो केवल का मतलब बस यही इतना मात्र ही प्रयोजन है और कोई प्रयोजन नहीं है। इस कारण से ये आसन वाला पार्ट आपका यहाँ पे गलत हो गया, पंक्ति गलत हो गई है। अगला देखते हैं हम कि शरीर में कम मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है और ये संतुलित आहार के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। पंक्ति बिल्कुल ठीक है कि जो विटामिन हैं उनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, और इस संतुलित आहार मतलब जो हमारे बैलेंस्ड डाइट होती है उस डाइट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी आपका विटामिन होते हैं। ये कथन कहा, कथन हमें ठीक भी लग रहा है। अब हम ये कथन का तर्क दे रहे हैं, ऐसा क्यों है या कैसे है कि विटामिन ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते। ये भी बात ठीक है, ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये दो मुख्य रूप से करते हैं, कभी कभी प्रोटीन भी कर देता है। लेकिन जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, चयापचय जो प्रक्रिया है, उसके नियमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्रोटीन्स, वसाओं और कार्बोहाइड्रेट्स की उपयोग प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं। तो कई पार्ट इन्होंने बताए। पहला तो स्वतंत्र रूप से देखते हैं, ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते, ये भी बात ठीक है।
और जितने भी विटामिन्स मिनरल्स हैं ये मेटाबॉलिक सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, उसको सही रूप में बनाए रखने में कार्य करते हैं। ये भी बात ठीक हो गई आपकी। और जो वसा है, फैट है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनका सही से उपयोग हो सके शरीर में मेटाबॉलिक सिस्टम के माध्यम से, तो उसमें भी आपके ये काम करते हैं। तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट की उपयोग की प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं। तो पंक्ति ठीक हो गई। अब हम देखते हैं क्या ये पंक्ति दूसरी पंक्ति का सही कारण है या नहीं है। अभी ये पंक्ति जो है आपकी तर्क वाली, इसमें इन्होंने कहा कि विटामिनों की आवश्यकता होती, उस आवश्यकता को भी बता दिया इन्होंने। और क्या है, संतुलित आहार के महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि बताया इन्होंने कि यदि इनका सेवन नहीं करेंगे तो आपकी जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करेगा। जो प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, उनका उपयोग शरीर में ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण घटक भी है, इनकी आवश्यकता भी है। तो जो दो चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी कथन के रूप में कि उनकी आवश्यकता है, कम मात्रा में आवश्यकता क्यों है, क्योंकि वो ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते। यदि ऊर्जा की आपूर्ति करते तो ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती। तो कम मात्रा वाले को भी डिफाइन कर दिया, आवश्यकता को डिफाइन कर दिया, और संतुलित आहार के रूप में भी डिफाइन कर दिया। तो पहली जो पंक्ति कही गई थी वो कैसे है, वो कैसे को यहाँ पे इन्होंने बता दिया, या क्यों को भी जोड़ सकते हैं, मतलब कारण के रूप में बिल्कुल सही दूसरी पंक्ति आपकी डिफाइन कर रही है। तो यहाँ पे यही कहेंगे कि दोनों पंक्तियां आपकी सही है, और जो आर है आपका रीजन है वो असर्शन की सही से व्याख्या भी करता है। ठीक है, कोई अस्पष्टता हो तो पूछ सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि योग का मूल उद्देश्य आत्मानुभूति और परम मोक्ष है। तो योग का मूल उद्देश्य बताया आपका, ये भी बिल्कुल सही बात है कि योग का अंतिम जो उद्देश्य है आपका, या मूल वो जो फंडामेंटल जो उसका ऑब्जेक्टिव है आपका, वही है कि हम अपना आत्मा का या परमात्मा का अनुभव कर सके, या परम मोक्ष कैवल्य की प्राप्ति कर सकें। कथन हो गया। अब तर्क वाली पंक्ति देखते हैं। योग के 8 अंगों का निरंतर अभ्यास, ठीक है, हमारे शरीर और मन पर नियंत्रण में सहायता नहीं करता। ये कैसे हो गया, ये तो पंक्ति गलत हो गई। ऐसे धीरे धीरे पढ़ना आपको कि योग के 8 अंगों का जो निरंतर अभ्यास किया जाएगा वो तो शरीर और मन पर नियंत्रण लाएगा, नियंत्रण में सहायता नहीं करता, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये पंक्ति आपकी गलत हो गई, आपको छोड़ सकते हैं। तो इससे हम क्या कहेंगे कि जो पहली पंक्ति है वो सही है, दूसरी पंक्ति गलत है। क्यों गलत है दूसरी पंक्ति, क्योंकि 8 अंग जो है योग के वो शरीर और मन के नियंत्रण में सहायता करते हैं, सहायता नहीं करते ऐसा नहीं है। तो ये पार्ट आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका ऑप्शन बन जाएगा थर्ड वाला कि ए सही है और आर गलत है। बिल्कुल सिंपल हो गया, यहाँ पे कारण बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला प्रश्न है आपका 50 वाला, देखिएगा कि जानु संधिगत ओस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित रोगी के लिए मंडूक आसन निषिद्ध है। तो उन्होंने कहा कि जो ओस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि आपके जोड़ों से संबंधित एक रोग है, तो ऐसे व्यक्ति जिनको ये रोग है तो उनको मंडूक आसन नहीं करना चाहिए। तो ये पंक्ति है, ठीक लग रही है। कारण देखिए, इसका कारण कहा इन्होंने कि घुटनों को अधिक मोड़ने वाले आसन जानु संधि के लिए कठिन और कष्टदायक हो सकते हैं। अब ये क्यों का उत्तर दे रहे हैं, क्यों निषिद्ध किया हमने, उससे क्या हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो भी घुटने, जहाँ भी जोड़ से आपके, तो घुटनों को जोड़ने वाले जितने भी आसन हैं वो जानु संधि जो है आपकी, जानु मतलब घुटना ही हो गया आपका, उसकी संधि के लिए कठिन होते हैं, वो नहीं हो सकती हैं वे, और वो कष्ट उत्पन्न करते हैं, वो समस्याएं भी बढ़ा सकते हैं। तो सब पार्ट बता दिए, कष्ट दे रहे हैं आपको, उनको करना भी कठिन होता है, और जो समस्या आपको है ओस्टियोआर्थराइटिस इत्यादि जो भी, या और भी कोई आपकी जॉइंट्स की समस्या हो सकती है, उन समस्या को बढ़ा सकते हैं। जब ये सब दिक्कतें हो रही हैं, इसी कारण से मंडूक आसन को निषिद्ध किया गया है कि जिनको भी जॉइंट्स की दिक्कतें हैं, खासकर जानू वाली, जानू संधि है पार्ट, क्योंकि मंडूक आसन में आपका जानू घुटना ही आपका मुड़ता है। तो ये पंक्ति बिल्कुल सही बता रही कि ये निषिद्ध है। क्यों निषिद्ध है, क्योंकि इससे आपको ओस्टियोआर्थराइटिस इत्यादि रोग बढ़ सकते हैं, समस्याएं आपकी बढ़ सकती है। बिल्कुल सिंपल पता लग रहा है कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखिएगा कि मत्स्येंद्रासन डायबिटीज के नियंत्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ योगाभ्यास है। बहुत प्रसिद्ध है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न आपके स्वतंत्र भी आते हैं कि डायबिटीज़ को रोकने के लिए कौन सा योगाभ्यास करना चाहिए। तो मत्स्येंद्रासन उसमें सबसे अच्छा अभ्यास आपका माना जाता है। तो ये पंक्ति आपकी ठीक है स्वतंत्र रूप से, ये फैक्ट आपको ध्यान रहना चाहिए। तर्क क्या दिया उन्होंने कि मत्स्येंद्रासन के अभ्यास से उदर संपीड़ित होता है, उदर आपका दबेगा, बिल्कुल सही बात है।
मेरुदंड ट्विस्ट होता है, ये भी ठीक बात है, और जिससे अग्न्याशय जो पैनक्रियाज है उसकी क्रियात्मकता बढ़ती है, उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है और मधुमेह को नियंत्रण करने में सहायता पहुंचाता है। हमें पता है कि जो डायबिटीज़ होती है आपकी वो पैनक्रियाज से संबंधित है, कि पैनक्रियाज से जो इंसुलिन का स्राव है वो आपका कम होता है, तब डायबिटीज़ की दिक्कत होती है। यदि हम अग्न्याशय की क्रियाशीलता को बढ़ा दें, जिसके बढ़ने से आपका इंसुलिन का स्राव बढ़ जाए, तो स्राव बढ़ने से आपका जो डायबिटीज़ है आपकी वो आपके नियंत्रण में आ जाएगी। ये पार्ट आपका बिल्कुल सही हो गया। तो क्योंकि क्यों आवश्यक है या क्यों महत्वपूर्ण है ये मत्स्येंद्रासन, क्योंकि ये अग्न्याशय की क्रियात्मकता को बढ़ाता है, बढ़ने से मधुमेह आपका नियंत्रण में आ जाएगा। क्रियात्मकता क्यों बढ़ाता है आपका? दो चीज़ों से, एक तो उदर संपीड़ित होता है जिससे अग्न्याशय पर जोर पड़ेगा तब भी आपका क्रियाशीलता बढ़ेगी, और मेरुदंड ट्विस्ट होता है, तो मेरुदंड ट्विस्ट होने से जब आप थोड़ा साइड में मुड़ते हैं, उसके मुड़ने से भी आपके पैनक्रियाज पर एक दबाव पड़ता है, उससे भी क्रियाशीलता बढ़ती है। तो ये दो पार्ट हैं आपके। तो इनमें पंक्तियों पर बड़ा विशेष ध्यान देना है। जैसे आधुनिकता में मानते हैं कि डायबिटीज़ को पूरा ठीक नहीं किया जा सकता, उसको नियंत्रित किया जा सकता है, तो अगर यहाँ पे कोई इस प्रकार का वर्ड होता कि पूरा उसको ठीक कर दे, ऐसा मत्स्येंद्रासन की दृष्टि से कहा जाता, तो वो पंक्ति गलत हो जाती। मतलब अच्छा माना जाता है, नियंत्रित करने के लिए ठीक माना जाता है। ऐसा नहीं है कि मत्स्येंद्रासन डायबिटीज़ को पूरा ही ठीक कर दे। तो ये पंक्तियों पर बड़ा विशेष ध्यान देना है कि किस चीज़ के लिए वो कहा गया है। आगे जैसे जैसे आप प्रश्न पढ़ेंगे वहाँ में संकेत करूँगा, देखो शब्द के परिवर्तन से कितना अंतर वहाँ पर आ जाता है। तो ये भी दोनों ठीक लग रहे हैं, दोनों स्वतंत्र रूप से ठीक भी हैं और रीजन आपकी असर्शन की सही व्याख्या भी है। अगला है आपका कि मानवीय मूल्य एक पहिए की धुरी के सदृश है। हम दूसरा बोल गया आपका कि ये क्यों है, ये क्यों पे उत्तर दे रहा था। मैं क्यों और कैसे भी फोकस कर रहा हूं, तो जहां पर आपको दिक्कत हुआ क्यों और कैसे की दृष्टि से आप उसको जोड़ सकती हैं। क्यों वाला पार्ट ज्यादा फोकस था कि मानवीय मूल्य एक पहिए की धुरी के सदृश है। जैसे एक पहिया होता आपका पूरा और उस पहिए के बीच में आपकी धुरी होती, एक्सिस होती है आपका, तो कहे कि जो मानवीय मूल्य है वो बाकी जितने भी मूल्य हैं उन मूल्य के अक्ष पर, एक्सिस पर या धुरी पर वो स्थित है। जैसे एक पहिए की धुरी होती है, बाकी जितने भी मूल्य हैं वो सारों की धुरी क्या है? मानवीय मूल्य। बाकी सारे के सारे मूल्य इसके चारों तरफ होते हैं। पंक्ति बिल्कुल ठीक लग रही है। जो ह्यूमन वैल्यूज है उनको ही सबसे मुख्यता दी जाती है। फिर अब पंक्ति अगली आई कि मानवीय मूल्य सत्यशीलता, रचनात्मकता, त्याग, निश्चलता, आत्मनियंत्रण, परोपकार और वैज्ञानिक दृष्टि है। ये पंक्ति बिल्कुल ठीक लग रही है। स्वतंत्र रूप से ये मानवीय मूल्य यहाँ पर गिना दिए हैं। अब देखते हैं कि कारण है या नहीं है। पहली पंक्ति में कहा कि मानवीय मूल्य मुख्य है और चारों मूल्य उसके मतलब चारों तरफ हैं। कैसे हैं? अब कैसे की दृष्टि से आप देख सकते हैं, तो इन्होंने बताया कि मानवीय मूल्य कौन कौन से हैं। इतने सारे मानवीय मूल्य हैं, तो इन सब मानवीय मूल्यों में ही बाकी के अधिकांश मानवीय मूल्य आपके जुड़ जाते हैं या इसके साथ में एसोसिएटेड हो जाते हैं। तो ये जो कैसे है पार्ट उसको ज़्यादा व्याख्यायित करता है, न कि क्यों वाले पार्ट पे। क्यों? मैं पंक्ति पे दोबारा बोलता हूँ कि मानवीय मूल्य धुरी के समान है, बाकी मूल्य चारों इसकी तरफ हैं। कैसे है वो? क्योंकि मानवीय मूल्य में बहुत सारे मूल्य आ जाते हैं, जैसे सत्यशीलता, रचनात्मकता इत्यादि। तो उन्हीं मूल्यों के आसपास ही सारे मूल्य आपके संग्रहित हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। इस प्रकार से दोनों का जुड़ाव बनेगा। यहाँ पे क्यों वाला जुड़ाव नहीं है, कैसे वाला जुड़ाव यहाँ पर बन सकता है। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो दोनों सही हैं और रीजन जो है वो असर्शन की सही व्याख्या है, क्योंकि कैसे की व्याख्या कर रहा है। फिर भी स्पष्ट ना हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आगे और भी व्याख्या इसकी करूंगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा मन धारणा की क्षमता प्राप्त कर सकता है। ये पार्ट इन्होंने कहा, बिल्कुल सही बात है। योग दर्शन के सूत्र को लेकर ही इन्होंने कहा है धारणासु च योग्यता मनसः। ये प्राणायाम के अभ्यास का ही फल है कि प्राणायाम के अभ्यास के दो फल थे आपके, ये तो ततक्षीयते प्रकाशावरणम और दूसरा था धारणासु च योग्यता मनसः। तो धारणा वाले पार्ट को इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि प्राणायाम के अभ्यास से धारणा की क्षमता प्राप्त होती, बिल्कुल सही है। तर्क वाली पंक्ति भी देखते हैं कि प्राणायाम श्वसन के स्वैच्छिक नियमन और नियंत्रण की एक तकनीक है। बिल्कुल सही कहा रहा कि प्राणायाम हम स्वैच्छिक रूप से करते हैं, उसको नियमित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और नियंत्रित करते हैं श्वसन को, तो उसकी स्वैच्छिक रूप से किया जाता है, वैसी तकनीक है। सही कहा है। जो धारणा के अभ्यास के लिए मन को समर्थ बनाती है, अगली पंक्ति ये। तो अब हम देखें कि आप पहली पंक्ति को ये पंक्ति स्पष्ट कर रही है, उसका रीजन दे रही है। तो पंक्ति क्या थी
कि प्राणायाम से धारणा की क्षमता प्राप्त होगी। कैसे होगी? क्योंकि प्राणायाम करने से मन जो है वो धारणा करने के लिए समर्थ बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब बहुत ज्यादा कारण नहीं बताए, मतलब बहुत ज्यादा कारण वाला पार्ट नहीं है, लेकिन एक पंक्ति ऐसी बोल दी है इन्होंने जो पहली पंक्ति का कारण बता रही है। मैं पंक्ति द्वारा बोलता हूं कि प्राणायाम मन को धारण करने की क्षमता प्राप्त करा सकता है, क्योंकि प्राणायाम के अभ्यास से मन धारणा के अभ्यास के लिए समर्थ बनता है। ये पंक्ति जो कही गई ना, धारणा के अभ्यास के लिए मन को समर्थ बनाता है। तो मन को समर्थ बनाता है, इसलिए मन को धारण करने की योग्यता प्राप्त होगी प्राणायाम के द्वारा। बिल्कुल सही सही आपका जुड़ रहा है। तो हम कहेंगे कि दोनों के दोनों स्वतंत्र रूप से सही है। जो आपका रीजन है वो आपके असर्शन की सही व्याख्या भी है। आगे देखिएगा, अगला है आपका कि ध्यान का अभ्यास तनाव से राहत प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है आपका। एक तो इन शब्दों का आपको परिचय होना चाहिए। एक तो स्ट्रेस अलग चीज़ है, डिप्रेशन अलग चीज़ है, एंग्जाइटी अलग चीज़ है। एंग्जाइटी में आपका डर जुड़ा हुआ है, जिसमें आपके बहुत प्रकार के फोबियाज आते हैं, वो एंग्जाइटी वाला पार्ट है। हिंदी में हम सबके लिए एक समान शब्दों का प्रयोग कर देते हैं कभी कभी, लेकिन आपको इन तीनों का अंतर जानना चाहिए। प्रश्नों को हल करने में काफ़ी सहयोग देगा। जो आपका स्ट्रेस है वो एक चिंता वाला पार्ट आपका बनता है। इसमें माइंड बहुत तेज़ी से काम करता है, आपके विचार व्यवस्थित नहीं हो पाते, बार बार आपके मन पर हावी होते रहते हैं, तो वो आपकी स्ट्रेस की स्थिति है। डिप्रेशन वाला जो पार्ट है वो है बिल्कुल क्रियाहीन हो जाना, मन भी कोई काम नहीं करना चाह रहा है, बिल्कुल मूढ़ता के रूप में पड़ा हुआ है, न शरीर से कोई काम कर पा रहे हैं, ऊर्जा लेवल जो है आपका एनर्जी लेवल वो बहुत ही कम हो जाता है, हम कुछ भी करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं, वो आपकी डिप्रेशन की स्थिति है। तो ये आपको ध्यान रखना है तीनों के अंदर। तो इसलिए अब हम देखते हैं कि ध्यान का अभ्यास तनाव से राहत प्रदान करता है, डिप्रेशन में काम नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना है। डिप्रेशन में जितने भी शिथिल या मन को शांत करने वाले जो भी पार्ट किए जाते हैं वो ज़्यादातर आपके उसमें हानि कर सकते हैं, उनका प्रयोग नहीं करते। लेकिन जो विचारों में जो बहुत तीव्रता है, विचार जो अस्त व्यस्त रूप से आ रहे हैं, उन विचारों को शांत करने के लिए ध्यान का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही कारगर आपका प्रयोग है वो। तो ये आप अच्छा है, ये पंक्ति सही है आपकी। दूसरी पंक्ति हम देखते हैं कि विभिन्न शोधकर्ताओं ने साबित किया है कि ध्यान का अभ्यास स्ट्रेस हार्मोन्स के स्राव को बढ़ाता है। ये तो अलग पंक्ति आ गई। स्ट्रेस हार्मोन्स हैं जो स्ट्रेस को उत्पन्न करते हैं। यदि ध्यान उन स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाएगा तो स्ट्रेस तो बढ़ेगा, स्ट्रेस से राहत प्रदान नहीं होगी। तो पंक्ति बिल्कुल देखो, इन्होंने बीच में गलत वाला पार्ट डाला है, आगे की पंक्ति बिल्कुल सही है। मन को आराम पहुंचाता है, सही बात है। तनाव से राहत प्रदान करता है, सही बात है। बीच में इन्होंने एक शब्द ऐसा डाल दिया जिसने पूरी की पूरी पंक्ति को गलत कर दिया। यदि हम जल्दी में पढ़ते या हमारे मन में जो पहले से अर्थ बने हुए हैं उनको यहाँ पर आरोपित करते कि ध्यान का अभ्यास स्ट्रेस हार्मोन्स के स्राव को कम करता है, पढ़ रहे हैं बढ़ाता है, लेकिन मन में भाव क्या आ रहा है कि कम करता है, और हमें ये पंक्ति ठीक लग जाती है। तो इस पंक्ति का भी इस पार्ट का भी आपको अवश्य ध्यान रखना है। ये कॉम्प्रिहेंशन में भी प्रयोग होता है या अन्य प्रश्नों में प्रयोग होगा कि मन में हमारे कुछ चल रहा होता है, लिखा कुछ और होता है। तो इसलिए आपको पंक्ति पढ़ते वक्त मन को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए, उसमें कोई भी आपको विचार नहीं रखने हैं। जो लिखा है उसको समझना है, क्या वो लिखा है और क्यों लिखा है, सही लिखा है नहीं लिखा है। तो इन्होंने यहाँ पे जो लिखा है स्राव को बढ़ाता है, तो बाकी सब पंक्तियाँ ठीक है, बस ये पार्ट आपका गलत हो गया कि स्राव को बढ़ाएगा, क्योंकि ध्यान तो स्ट्रेस को कम करता है, अगर स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाएगा तो कम नहीं कर पाएगा। इस कारण से ये पंक्ति गलत होगी। तो सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। तो हमने 2017 के जनवरी के दोनों पेपर कर लिए हैं आपके। थोड़ा थोड़ा करेंगे, वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में नवंबर के जो पेपर हैं आपके, उन पे हम चर्चा करेंगे। ओम शम।